सो हेलो एवरीवन। एफएमसीजी वीडियो वाली सीरीज चलती रहेंगी। पैरेलली मैंने सोचा कि रिन्यूएबल थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी कंपनियों के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं सभी को कवर करूं। तो इसमें मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैंने एल्पेक्स सोलर वाली कंपनी को ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसके भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पे। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैंने सोचा कि अगर मुझे इस सेक्टर की बाकी कंपनियों को भी डिस्कस करना है, तो वाड़ी एनर्जीज को डिस्कस किए बिना मैं किसी और कंपनी को डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज वाड़ी एनर्जी इज़ द मार्केट लीडर, और जिस स्केल पे ये लोग काम करते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि हमारे देश में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और इस पूरे थीम में किस तरह की केपेक्स हो रही है। तो अगर जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट अगर मैं बोलूँगा, तो वाड़ी अकेला ही ये साल और इसके अगले आने वाले साल में 10,000 करोड़ से ऊपर का केपेक्स करेगा। तो जस्ट एक एग्जांपल है कि किस स्केल पे काम हो रहे हैं। अब ये जो इस इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इमेज है, ये इनकी गुजरात की जो गीगा फैक्ट्री है उसका इमेज है। तो गुजरात मेरे लिए और क्यों सेम हो जाता है, बिकॉज आई यूज टू लिव इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये जो गीगा फैक्ट्री है, ये अराउंड वलसाड, नवसारी, सूरत जो एरिया है उसके आसपास की फैक्ट्री है। तो वहीं मेरा डिस्ट्रिक्ट होता था। तो आई फील गुड कि वहाँ पे इतना अच्छा मतलब केपेक्स लग रहा है, और तो कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगे वहाँ पे। सो वो तो एक साइड नोट की बात है, बट कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वाड़ी को देख लोगे ना, वाड़ी कंपनी को आप पढ़ोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, किस डायरेक्शन में ये सेक्टर पूरा आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी कंपनी को आपको पढ़ने से भी मालूम चलेगा कि हमारे जो इंडिया की सोलर कंपनीज़ है, क्या ये एक्सपोर्ट वाले बेसिस में किस तरह का कर रही हैं। यूएस के जो टैरिफ्स के इश्यूज़ हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन कंपनीज़ को, इनके प्लांट्स को जो यूएस में लगे हैं। और एट द सेम टाइम बाकी पूरी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के क्या क्या रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि एएलएमएम वगैरह आ रहे हैं, डीसीआर रिक्वायरमेंट्स हो गई, चाइना से डंपिंग से कैसा इशूज़ है, तो टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है। तो वो सारे सेगमेंट आपको एक ये सिंगल कंपनी से पढ़ने से मालूम चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी को पढ़ के आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। द ओनली पर्पज वाई आई एम डिस्कसिंग दिस कंपनी इज टू गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो हैविंग गिविंग this as a background, let us start. So this video will be all about the वाडी एनर्जीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग इसके नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप देखेंगे कि इनका जो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 80-90 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। अगर आप उस बेस पे भी देखेंगे, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है Q1 में, वो 31% के आसपास है, जो कि 4,500 करोड़ के आसपास दिख रहा है आपको। इबिट्टा पे अगर आप देखेंगे, तो 83% का इनका जंप दिख रहा है। जनरली जो इनका सस्टेनेबल इबिट्टा मार्जिन का अगर आप देखोगे, तो 17-18% के आसपास होता है। बट ये कंपनी या फिर इससे रिलेटेड बाकी कंपनीज भी है जो इतने हाई इबिटा मार्जिन को आगे कैसे बढ़ा पा रही है। ये अगेन डिमांड सप्लाई वाला केस हो जाता है। और एज सुन एज जैसे इनकी प्लांट की कैपेसिटी आती है, तो उनका मार्केट में डिमांड इतना ज़्यादा है कि इनको मार्जिन जो है इनकी अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा मार्जिन ले पाते हैं। दूसरा क्या है, जो डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट की जो कहानी है, मतलब लाइक जो पूरा गवर्नमेंट का थीम है, जिसके कारण जो पीएम कुसुम हो गया, रूफटॉप सोलर हो गया, या फिर जो सेंट्रल पीएसएस होते हैं वहाँ पे जो आपको सोलर प्लांट्स लगाने हैं, तो इन सभी सेगमेंट में से डोमेस्टिक सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे भी सिंस बहुत सारे अभी सेल प्लांट इंडिया में लगे नहीं है, अराउंड 17 गीगावाट के आसपास इंडिया में सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण जो शॉर्ट टर्म जो अभी फेज चल रहा है यहाँ पे, ये डिमांड सप्लाई के इश्यूज के कारण ये कंपनियां मार्जिन को हाई कमांड कर सकती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे समय यही रहेगा। जब ये जो फ्रैगनेट में पहुंच जाएगा अपने इस पूरे साइकिल के, तो वहाँ पे इनके मार्जिन कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा, इतनी सारी सप्लाई आ जाएगी, और मार्जिन ऑफकोर्स इनके कम होंगे। बट अभी जो टाइम है, अभी तक वो पीक आया नहीं है। अभी तो जैसे मॉड्यूल्स की भी अगर आप बात करेंगे, आने वाले 1 या 2 साल में मॉड्यूल्स की कैपेसिटी 2x से ऊपर होने वाली है। अगर आप सेल्स की बात करोगे ना सिर्फ, तो वहाँ पे आपका 3x to 4x होने वाला है। अभी अगर 17 गीगावाट की सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में, मतलब रफ फिगर्स बोल रहा हूँ, तो वो अराउंड 70-80 गीगावाट तक जाने वाली है। तो मार्जिन्स का तो प्रेशर अभी इनको आने का चांस नहीं है, मे बी वो आने वाले 2 साल में या फिर 1.5 साल में होगा, वो हम देखेंगे। तो अब अगेन इनका आप अगर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे, तो ये इंडिया में हाईएस्ट है, जो कि 15 गीगावाट की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। जहाँ पे कंपनियां अभी 1 गीगा, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वहाँ 1 गीगावाट तक भी नहीं पहुंची है। वेबसॉल की अगर बात करेंगे, वो 600 मेगावाट का उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो 600 से आप 15 गीगावाट बोलिए, 15,000 डिवाइड बाई 600 कितना हो गया, बहुत ज़्यादा, लाइक 10-20x से भी ज़्यादा, 10-15x जितना बड़ा है। तो ये हो गया। एट द सेम टाइम आप इनकी अगर सेल कैपेसिटी देखोगे, अभी सेल का एक प्लांट इनका रिसेंटली मैन्युफैक्चर हुआ था, आई थिंक मई के आसपास। तो उससे इनकी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। अब अगर यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए, आप ये सेल और मॉड्यूल के बीच में अंतर देखिए। तो
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी तो जो ALMM था, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, वो एप्लीकेबल है आपका मॉड्यूल्स के लिए, ठीक है। अभी जब आने वाले समय में जो ALCM आ जाएगा, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे जो सेल्स है वो भी आप बाहर चाइना या किसी और, मोस्टली चाइना, आप बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो अगेन जो यहाँ पे अभी आपको डिमांड सप्लाई का गैप दिख रहा है ना एक तरह से, तो हम मान लेते हैं सिंस एक लार्जेस्ट कंपनी है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर और लेस द होल इंडियन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो जब चाइना से इम्पोर्ट आना बंद हो जाएगा तो वो जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है ऑल ऑफ अ सडन नेशन में बढ़ जाएगी, तो वो उसको फुलफिल कौन करेगा। तो ये जो सेल कैपेसिटी यहाँ से ह्यूज रैपिड पेस पे एक्सपांड होने वाली है ना, तो वहाँ से वो सेल्स की डिमांड मीट होगी। तो दैट इज वन ऑफ द ह्यूज ड्राइवर्स। अब जैसे आप देखिए ना वाड़ी को, वाड़ी सिंस एक बड़ी कंपनी है, तो ये यूटिलिटी स्केल पे काम करते हैं। यूटिलिटी स्केल कहने का मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े प्लांट्स लगाने हैं, मान लीजिए आपको, जैसे ये खाबड़ा की प्लांट है अडानी का, वो आपका महाराष्ट्र में लग रहा है, या फिर कच्छ में, या फिर अदर लोग प्लांट्स हो जो बड़े स्केल पे बनते हैं, उसको यूटिलिटी स्केल कहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए काम करते हैं, बिकॉज अभी छोटे छोटे प्लेयर्स होंगे वो तो उसके बड़े सप्लाईज को, अब मान लीजिए वेबसॉल के पास गया गए आप, और वेबसॉल का तो 600 मेगावाट का ही है, अब उतना तो डिमांड वो मीट ही नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए इन सभी कंपनीज का वहाँ पर रिक्वायरमेंट आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने PM सूर्यघर योजना या फिर PM कुसुम, सूर्यघर योजना क्या है जिसमें आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है रूफटॉप सोलर लगाने पे, ठीक है। और PM कुसुम कौन सा है, जो कि हमने ओसवाल पंप और शक्ति पंप को जब डिस्कस किया था उस वीडियो में, तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था। यू ऑल कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो हाँ, इसी अब इसी चार्ट में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। अब जब आप इनके ऑर्डर बुक्स को देखिए, अगर मैं मोटा-मोटी मान लेता हूँ 4,500 करोड़ इनका क्वार्टर 1 का रेवेन्यू है, इसी को मैं मल्टीप्लाई बाई 4 कर दे रहा हूँ एक बार के लिए, तो 4 45 इंटू 4 कितना होगा, 45 इंटू 2 90 90 18,000 करोड़, ठीक है। बट बट ऑफ कोर्स दीज़ कंपनीज़ आर एच टू हैवी, तो मान लेते हैं 20,000 करोड़ के आसपास इनका साल का रेवेन्यू है, रफ फिगर्स मान रहा हूँ। तो उसमें अगर आप देखिए ना, आपको इनको ऑर्डर बुक कितना दिखता है, 49,000 करोड़ का है। अगर 20 ही मानूंगा तो लगभग 20 20 इंटू टू टू टाइम्स, मतलब इसलिए ये लोग कहते हैं कि लगभग आने वाले 18 मंथ तक जो इनकी फ्लोर है, फ्लोर मतलब जो फैक्ट्री की फ्लोर्स है, फ्लोर्स पे मशीन लगी होती है, तो वो सारी एकदम बिजी है। तो द इशू इज नॉट ऑफ द डिमांड। अब यहीं पे मैं एक और पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ कि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, एक अगर गवर्नमेंट जो टेंडर्स निकाला, जो सेकी टेंडर्स निकालती है, तो जब टेंडर्स निकल गए, ठीक है, आपने तो टेंडर निकाल दिया, टेंडर को एग्जीक्यूट भी तो करना है। डेवलपर्स आएंगे, प्लांट लगाएंगे, फिर उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बैठेगा, कनेक्टिविटी होगी, और तब ग्रिड में पावर इवैक्यूएट होगी। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर मान लीजिए मैंने बहुत सारे टेंडर्स निकाल दिए और वहाँ पे आपकी पावर इवैक्यूएट ही नहीं हो पाई, तो इशू हो जाएगा ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये जो टेंडर्स के फेजेस होते हैं वो फेजेस में आते हैं, बीच में इंक्रीज होगा फिर देन डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो दैट इज अगेन द ऑर्डर बुक्स। इसलिए ऑर्डर बुक्स को जब हम देख रहे हैं ना, तो हमें उसको वैसे ही देखना चाहिए कि भाई मतलब लम्प्स में आते हैं वो, मतलब इसको लीनियर फैशन में देखना है। मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, बट अगेन जस्ट टू मेक द पॉइंट मोर क्लियर। अब आप डेब्ट टू इक्विटी की बात कर लीजिए इस कंपनी की। जनरली जब सोचिए ना आप, अगर इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी है जो आने वाले 1 से 1.5 साल में 10,000 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहा है, तो वहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इन इतने सारे आपको वो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप इस कंपनी का डेप्ट देखोगे तो नेट डेप्ट नेगेटिव कंपनी है। तो ये लोग का गाइडेंस भी वही है कि आने वाले समय में हम लोग अपना जो डेप्ट है उसको नेगेटिव ही रखेंगे। कैसे होगा, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे ना, इस साल जो जिनको एबिटा जनरेशन का गाइडेंस है, जो एबिटा लेवल, एबिटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो इन द कंपनी, एबिटा प्लस वो डेप्रिसिएशन का जो कंपोनेंट रहता है, उसी को जोड़ के आपको कैश फ्लो दिखता है उस कंपनी का। तो अभी इनका जो टारगेट है इस साल में लगभग 5,500 से लेकर 6,000 करोड़ का एबिटा जनरेट करेंगे। तो अगर मान लेता हूँ मैं कि 15,000 15 से 20,000 करोड़ इनको अगर केपेक्स करना है, तो उसका 50% तो ऑलमोस्ट इनका एबिटा से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स लिए हैं। इसके बाद इनके जो खुद के जो कैश पड़े हैं पहले से, जो पहले के प्रॉफिट्स हुए हैं वहाँ से भी कैश पड़ा है, और बाद बाकी थोड़ा मोड़ा डेप्ट ले लेंगे। तो आई थिंक जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी है इस तरह की कंपनी, इस तरह की नहीं, मतलब इस वाड़ी कंपनी को भी उतना कोई इशू नहीं होने वाला है। सो दिस वॉज अ रफ बैकग्राउंड ऑफ दिस कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हाँ, एक पॉइंट यहीं पे मैं आपको रिलेट करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे रेवेन्यू में कितना हुआ है, 31% हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है, मॉडल प्रोडक्शन कितना है, 64% का है। तो आप इसको देखिए, दोनों तो फिगर मैच नहीं कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है, जो कंपनी ने मॉड्यूल प्रोड्यूस किया है वो ज़्यादा मात्रा में है एज़ कम्पेयर टू इसका रेवेन्यू। तो ये हमें क्या बता रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो प्रोडक्शन होता है वो आपके ऑर्डर बुक के बेसिस पे रहता है, मतलब मेरा डिमांड कितना है उसके बेसिस पे प्रोडक्शन है। बट जो रेवेन्यू है वो उसके रियलाइजेशन पे है, मतलब जब ऑर्डर सप्लाई हो गई, सामने वाले से पैसा आ गया, तो मतलब बैकलॉग, पहले भी तो कभी मॉड्यूल्स उन्होंने प्रिपेयर किए होंगे, तो उसके बेसिस पे ये रेवेन्यू आया है, ठीक है। ये रेवेन्यू उसके बेस पे है।
और ये जो मॉडल प्रोडक्शन है इसका रेवेन्यू मे भी अभी तक नहीं आया है, मे बी इसका आने वाले क्वार्टर्स में होगा। तो ये नंबर की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। अब इनका जो वाड़ी जो है वन ऑफ द कंपनीज है जो मतलब इनका एक लार्ज चंक आपका एक्सपोर्ट बिजनेस में भी होता है, जिसमें यूएस एक अगेन एक काफ़ी अच्छा कंपोनेंट रहता है वहाँ पे भी। तो अगर आप इनके ऑर्डर बुक की पाइपलाइन देखोगे तो 25 गीगावाट का अराउंड है, जो कि 41-60% के आसपास, 40-60 मान लेता हूँ। अगेन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट कम है। तो अगेन यूएस में ऐसी डिमांड क्यों आ रही है उस पर हम लोग आगे देखते हैं। हम्म, तो ये तो अगेन इसके जोग्राफिकल मिक्स के बारे में है, तो ये तो ठीक है। हाँ, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको सोलर के थीम इंडिया में पता है कि किस किस कारण से बढ़ रहा है। अब अगर आप देखिए ना, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। तो अगर FY 24-25 में देखेंगे ना, तो यहाँ पे छुप रखा है 24 गीगावाट का आपका टोटल इंस्टॉलेशन था मॉड्यूल्स का। ठीक है, सॉरी, सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल हुई थी इंडिया में। लेकिन अगर आप देखेंगे ना Q1 में 10.6 गीगावाट इंस्टॉल हो गई है। तो क्या दिखा रहा है आपको, अगर मैं मोटा मोटी इसी को मानूँ चारों क्वार्टर के लिए, तो 40 गीगावाट। तो कितना रैपिड पेस पे मॉड्यूल्स एडिशन है। अगेन DCR की बात मैंने पहले ही कर ली। ठीक है। हाँ, तो ये सारे हो गए। अभी वैसे ही अगर आप देखेंगे ना, तो ये तो इंडिया का रिक्वायरमेंट क्या ड्राइव कर रहा है। Again, the ambitious plan of government for making 500 gigawatt with a renewable by FY 2030. That is the major driver for the renewable in the case of India. और अगर आप यूएस में देखोगे ना, तो वहाँ पे भी दो तीन ड्राइवर्स है। एक तो वहाँ पे डेटा सेंटर्स का जो बूम है, एआई जो इतना चैट जीपीटी वगैरह आ गया है, तो उसके लिए जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो वहाँ के लिए डेटा सेंटर लगेंगे। तो एक तो वो एक वैसे मतलब एनर्जी हंगरी हंगरी लोड्स होते हैं वो लोग, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, वो लोग अपने ग्रिड को भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और जो एक स्केलेबिलिटी होती है ना, तो जैसे सोलर प्लांट्स हो गया, कितना फास्ट स्केलेबल है। अब सोचिए ना, आपके क्वार्टर वन में 10.6 गीगावाट लग गया, क्या आपको लगता है कि इसी रेट पे थर्मल प्लांट्स लग सकते हैं? थर्मल प्लांट्स की हाई gestation पीरियड होता है, आपको पूरा लैंड ला के उस पर से मशीनरी लगा के बहुत लंबा समय लगता है। उसी उसी को जब आप सोलर से कंपेयर करोगे ना, क्विकली स्केलेबल है, स्केलेबल भी है, आपकी पैसे भी ब्रेक इवन हो गया और सस्ते हो गए। तो वो सभी चीज़ों के कारण इनका यूएस में भी डिमांड अच्छा खासा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यूएस का जो डिमांड है वो 500 गीगावाट पहुंच जाएगा, अभी अराउंड 200-250 के आसपास होगा। ठीक है, मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब उसके उसके साथ साथ सिंस मिस्टर ट्रम्प जी आ गए हैं, तो वहाँ पे अगेन वो हुआ है ना, प्रोटेक्शनिज्म आ गया है। डी ग्लोबलाइजेशन की बात कर लो एक तरह से, मतलब बेसिकली मैगा मैगा होता है ना, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बेसिकली आप अमेरिका में आइए, वहाँ पे मैन्युफैक्चर कीजिए। तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ पे भी बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। वो फॉरेन कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला जो चीज़ होता है, जिसके कारण आपको चाइना से बेसिकली चाइना के साथ कॉम्पिटिशन है यूएस का। तो चाइना से प्रोडक्ट्स आपकी यूएस में सप्लाई नहीं हो, तो अगेन जब चाइना से सप्लाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं से डिमांड मीट करना है ना। तो वहाँ पे इंडिया और जैसे बाकी जो और इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वहाँ से आपकी डिमांड मीट होती है। तो वैसे ही वाड़े का भी प्लांट यूएस में है, तो अगेन वो भी एक ड्राइविंग फैक्टर हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। आह, तो अब इसी के पैरेलल में एक बात कर लेता हूँ। तो अभी एक कुछ केस चल रहा है बॉडी के ऊपर कि सिंस अभी तो यूएस में पूरा वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। तो इसीलिए बेसिकली द केस इज कि ये देखना कि जो वाडी सप्लाई कर रहा है अपने मॉड्यूल्स वगैरह वहाँ पे, और जो सेल्स सप्लाई कर रहा है, क्या वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो चाइना से सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगाई जाएगी। बट इनका ये कहना है कि इस चीज़ में बहुत वो स्ट्रिक्ट है, और वो अपने जो भी इनके प्रोसेस हैं उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। तो एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ इशू नहीं आने वाला है। तो दिस वाज द पॉइंट। और एट द सेम टाइम जो इनके एक्सपोर्ट बिजनेस है, अगर आप वो भी देखोगे ना, तो सिर्फ यूएस ही नहीं, ये लोग अपना ऐसा भी अभी आपका यूके और यूरोप के साथ एफटीए साइन भी हो गया है कुछ के साथ, और कुछ के साथ वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो वहाँ से भी डिमांड आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को ड्राइव करता है। और बाकी जो इंडिया की इंटरनल डिमांड्स वगैरह चल रही है, पीएम कुसुम एंड ऑल दोस थिंग्स, वो तो पहले से ही है ही। अब इस कंपनी के अगर आप कंपनी अपडेट के बारे में बात करोगे, तो इनका एक प्लांट था 6 गीगावाट का। उसका एक सब्सिडरी बनाई है इनकी, एस से नाम है, मैं एंड में बता दूंगा उसका। तो एक सब्सिडरी थी वो उनका, इनका जो 6 गीगावाट मॉड्यूल सेल्स पूरा प्लांट एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आना है। पहले वो उड़ीसा में आना था, अब उस कैपेसिटी को उठा के उन्होंने उड़ीसा से गुजरात में शिफ्ट किया है। इसका कारण बहुत सारा हो सकता है, मे बी वहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी ईजी होगी, गवर्नमेंट के रेगुलेशन ईजी होंगे। दूसरा, मेजर जो रेन्यूबल रिच स्टेट्स हैं वो आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे आते हैं। तो राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र उस रीजन में, तो मे बी वो भी कारण होगा कि नियर बाई रह जाए। तो वो सभी कारणों के कारण मे बी कंपनी ने उस तरफ शिफ्ट किया होगा। तो एक तो वो हो गया। अब इन्होंने एक और गुजरात और वेफर और इनगॉट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 4 गीगावाट की बनाएंगे वो लोग। तो वो भी अगेन
वो भी जो इनका जो सब्सिडरी है ना, जो ये वाला गुजरात प्लांट को बनाएगा 6 गीगावाट वाला, वही सब्सिडरी इनका ये 4 गीगावाट का सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाएगा। तो ये जो 6 + 4 10 गीगावाट का जो प्लांट आना है, सेल और मॉड्यूल का दोनों गुजरात में ही आना है। ठीक है, तो ऑर्डर इनफ्लो तो स्ट्रॉन्ग है ही। ऑर्डर पाइपलाइंस की बात कर ली हमने। सो ये वही है जो मैं डिमांड के बारे में बात कर रहा था। अब इंडिया में अभी प्रेजेंट में 106 गीगावाट की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। वो 2030 तक का टारगेट है 280 गीगावाट का। 500 में से 280, मतलब मोर देन 50% तो आपका सोलर मॉड्यूल से आना है। सिमिलरली अगर आप यूएस में भी देखोगे तो ट्रेंड वैसा ही है। ऑल दो आप देखिए कंपेयर कीजिए, सोलर का जो है, जो ग्रोथ रेट है इंडिया में वो मच फास्टर है एज कम्पेयर टू यूएस। तो अगेन जो कंपनीज का फोकस रहेगा, एक मेजर चंक जो है उनका रेवेन्यू का, वो इंडिया से ड्राइव होना है। तो ये सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। सो अब यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप पूरे वैल्यू चेन को देखिए। जैसे मान लीजिए मैं एक, बेसिकली सोलर प्लांट लगता क्यों है? बिजली सप्लाई करने के लिए कंज्यूमर को। अब बिजली सप्लाई होना है, उसके पीछे पीछे क्या क्या चीज़ें हैं? पूरी मॉड्यूल बनना है, ठीक है। फिर अभी तो बैटरीज वाले का भी थीम आ गया है, तो उसके लिए आपको बैटरी चाहिएगा। BESS के लिए बैटरी हो गया, फिर आपको इन्वर्टर्स भी चाहिएगा। फिर अभी गवर्नमेंट की ग्रीन हाइड्रोजन वाली अमोनिया वाली थीम है, तो वहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, फिर आपको IBPs भी हो गए, लैंड कनेक्टिविटी हो गई, फिर EPC और ONM भी चाहिएगा। तो अभी तो पहले जो वाड़ी जो है अपना EPC वाला काम किससे करता है? वाड़ी RTL से काम करता है, वाड़ी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, जिससे भी डीमर्जर भी हुआ है इनका। बट वो तो इस वीडियो का स्कोप नहीं है। तो कहने का मतलब है, अभी जो इनका अगर आप वॉलेट शेयर देखोगे ना, ये जो पूरी वैल्यू चेन में है वो अराउंड 40-50% के आसपास होता है। ये देखिए यहाँ पे लगभग अराउंड 43% के आसपास दिखा रहा है यहाँ पे। तो वही आगे जाके ये लोग जब पूरे वैल्यू चेन में घुस जाएंगे ना, तो इनका मोर देन 80-90% के आसपास आ जाएगा। तो मतलब जो पूरी वैल्यू चेन है उसका जो वॉलेट शेयर है वो ज़्यादा कमांड कर पाएंगे। तो इसीलिए पूरा बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ आगे आगे की ओर बढ़ रही है। और ये सिर्फ वाई नहीं कर रहा है, ये इस तरह का जो थीम है ये बाकी सारी कंपनीज भी कर रही हैं। और जो इस तरह का चीज़ नहीं कर पाएगा, उन कंपनियों को मार्जिन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है आने वाले समय में। बिकॉज इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां तो उनको पूरा खा जाएंगी। क्योंकि मतलब अदरवाइज क्या होगा? अब जैसे ये वाड़ी है, इसको मॉड्यूल भी खुद ही बनाएगा, प्लांट भी खुद ही बैठाएगा, खुद ही बिजली ही बेचेगा। अब लेकिन मान लीजिए अब एक ऐसा प्लेयर आता है जो सिर्फ मॉड्यूल, जो सिर्फ प्लांट बैठाता है, मॉड्यूल भी किसी से खरीदता है और बिजली भी उधर बेचता है, तो लेकिन दोनों तरफ से वो तो पिटेगा ना। तो उस थीम पे तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो इनकी पूरी जो मॉड्यूल कैपेसिटी का बात है। हाँ, तो अभी इनका बात है कि FY 2027 तक 25 गीगावाट अप्रोक्सीमेट मॉड्यूल की बात कर रहा है। सेल का ये जो मैं 4 और 6 है ना, ये वही वाली मॉड्यूल कैपेसिटी है जो गुजरात में आने आने वाली है। 6 जो आपका गुजरात से शिफ्ट हुआ है, 4 जो अभी बोर्ड ने इनको अप्रूवल दिया है वो वाला। और अगेन इनगॉट पेपर वाली प्लांट है। ये जो 6 वाली जो आएगी ना गुजरात में, ये तीनों एक साथ ही आएगा। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला प्लांट का भी जो अप्रूवल मिला है इनको, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था ये वाला, यहाँ पे 2,754 करोड़ का जो इनको अप्रूवल मिला है उसके बाद का है। तो ये हो गया। अब ये वाली जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये भी रिसेंटली कमीशन हुई है। इसके अलग अलग लाइंस बैठ रहे हैं। कुछ लाइंस का जो आपका यूटिलाइजेशन है वो 80-90% पे पहुंच गया है। फिर नई लाइंस बैठेगी, उनका यूटिलाइजेशन धीरे धीरे स्केल अप हो रहा है। तो ये चीज़ अभी जो 1.6 गीगावाट का यूएसए वाला प्लांट है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सिंस अभी यूएसए में इशू चल रहा है, तो यहाँ पे उस तरह का रैंप अप नहीं है। तो वो तो उसको स्टेबलाइज होने की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लोग आगे इसको बढ़ाने या घटाने की सोचेंगे। तो ये हो गया। अब ये अगेन जो मैं बोल रहा था, ये वलसाड वाला जो एरिया है, ये वलसाड पड़ता है वापी, मतलब मुंबई से लगभग 2-2.5 आवर्स की दूरी पे, और सूरत से लगभग 1 घंटा पहले होगा। तो ये वलसाड वाला जो एरिया है, यहाँ पे देखिए कितना रैपिड केपेक्स चल रहा है। तो और केपेक्स चल रहा है, बट अभी तक ये हुआ नहीं है, ये धीरे धीरे आएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं भूल गया, ये जो इनकी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आने वाली है ना, इस पे भी इनका कहना है कि ये रैप बहुत ही मतलब वॉर फुटिंग स्टेज पे चल रहा है। और FY 2026 में ही ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मॉड्यूल, मतलब इनकी सेल्स की जो प्लांट है वो भी लग जाएगी। तो ये वाली बात हो गई। अब दिस इज हाउ दे आर ऑल्सो एंटरिंग इन अदर अदर सेगमेंट्स, ये तो वो वाली बात हो गई। ठीक है, क्वार्टरली की मैंने बात कर ही ली है। रेवेन्यू एबिटा मार्जिन मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। आप देखिए इनकी कंटिन्यूसली एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है। Q1 इज अगेन लीन क्वार्टर, तो उस कारण यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ, तो अगेन ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ये तो इनका गाइडेंस हो गया। अभी इनका गाइडेंस है, तो मैंने ये बोल ही दिया कि जो इनका इन क्वार्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग वाला कैपेसिटी है FY 2027 के एंड तक इनका टारगेट्स है वो आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस आर द हिस्टोरिकल फिगर्स। ओके, कैश कन्वर्जन रेशियो आप देख लीजिए, दिस शोज कि हम इन लोगों का जो कैश
हैवी कंपनी है, मतलब कैश इनको मिल रहा है बिजनेस से। ऐसा नहीं है कि पैसा इनका अटका हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी भी देखिए अगर नेगेटिव है, तो वहाँ पे इन लोगों का जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रांग है। सो हाँ, वो जो मैं बोला था ना 6 गीगावाट वाला जो प्लांट गुजरात में बैठने वाला है, और जो 4 गीगावाट वाला एक और प्लांट है, वो संगम सोलर नाम की इनकी सब्सिडरी है, जो कि उसके वाया करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? इनको ईज ऑफ बिजनेस रहता है। वो एक प्लांट पूरा बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, तो वो एक इस सब्सिडरी के अंदर दे दिया। अब ये जो इंडो सोलर है, इंडो सोलर इनकी बेसिकली एक नोएडा बेस्ड इनका सब्सिडरी है, एक्वायर किया है इन्होंने। ये इनकी जो नॉर्थ इंडिया में जो एक्सपांशन है ना, वो उसको ड्राइव करेगा। ये आई थिंक लिस्टेड प्लेयर भी है, मैंने इसको डिटेल में देखा नहीं है। वाडी सोलर इनकी अमेरिका वाला बिजनेस है। वाडी एनर्जी मिडिल ईस्ट वाला बिजनेस हो के नाम से क्लियर होता है। अभी ये जो वाडी फॉरएवर है, ये ENCIL करके एक इटली की कंपनी है, उसके साथ इनका जॉइंट वेंचर सॉर्ट ऑफ या फिर पार्टनरशिप टाइप का है। उसके बाद ये लोग जो जैसे कि एल्यूमिनियम फ्रेम्स वगैरह हो गए ना, उसको बनाने की टारगेट कर रहे हैं। एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस हो गया, बैटरीज वगैरह वाला, अमोनिया वगैरह वाला। तो ये सारे क्लीन एनर्जी सॉरी आपकी अमोनिया वाली है, ये आपकी बैटरी वाली है। और वाडी में जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है। तो ये सारा हो गया। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर ली। नाउ लेट अस सी कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह तो नहीं गए। उसको मैं जस्ट देख लेता हूँ एक बार। सो ये सारे पॉइंट्स तो हो गए। ये हो गया, हाँ। अच्छा, अब कुछ कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ALMM को एक्सटेंड कर दिया है FY 26 तक। ठीक है, तो उसके बाद से आपके सेल्स जो हैं वो भी आपको इंडिया से रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब उसमें कुछ ग्रैंडफादर क्लॉज की बात है। वहाँ पे क्या बात है ना कि ऐसे मान लीजिए कुछ कुछ आई थिंक दिसंबर 2024 को कुछ टाइमलाइन रखा गया है। तो बेसिकली कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो पहले टेंडर कर दिए गए होंगे ना। अगर उनको ऐसे बोल दिया जाएगा कि भाई आप चाइना से नहीं लेके आप इंडिया से लीजिए, तो उनके जो बिजनेस है वहाँ पे आउट ऑफ डिसरप्ट हो सकता है। इसलिए उनको 1-2 महीने का एक्सटेंशन दिया है, ताकि अपने आप और जो सप्लाई चेन है उसको आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए। बट सिंस ये तो होना ही है, तो वो एक ग्रैंडफादर क्लॉज की बात हो गई। वो है ना अराउंड आई थिंक 108 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी बात है। ठीक है, एक तो वो वाली पॉइंट हो गई। ओके, रियलाइजेशन वाली बात कर ली। बैटरीज, हाँ, बैटरीज वाले की जो प्राइसेस वाली बात है वो भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे ना सोलर का प्राइसेस आज से कुछ 1-2 साल पहले देखिए कितना ज़्यादा था। वो धीरे धीरे सोलर मॉडल्स की प्राइसेस कम हुई हैं। तो वैसे ही जो बैटरी वाला भी जो थीम है ना, वो भी इसके पैरेलली ही चल रहा है। तो धीरे धीरे आने वाले समय में क्या होगा, जैसे जैसे स्केल अप होगा, मोर टेक्नोलॉजी आएगी, इंडिया में नए नए लोग प्लांट्स बैठाएंगे। अभी तो जैसे बैटरीज में भी पूरा कंटेनराइजेशन होता है, मतलब आप चाइना से बैटरीज इंपोर्ट करते हो, उसको पूरा बना के आप लगाओगे। मे भी आने वाले समय में जब बैटरी के ऊपर भी और गवर्नमेंट का फोकस होगा, तो वहाँ पे भी जैसे ALMM ALCM किया है, और जैसे टर्बाइंस में भी किया है, टर्बाइंस बोल रहा हूँ, सोचता हूँ विंड एनर्जी के लिए भी किया है, एडवांस अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वो कुछ है नाम उसका। तो वैसे में भी बैटरी के लिए भी आगे जाके किया जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू चेन डेवलप होती है, वो 1-2 साल लगेगा उस चीज़ में। तो बैटरी वाला वो वाला थीम हो गया। इबेटा मार्जिन इन लोग चाहे, ठीक है, उसमें मैं एंड में आता हूँ, जो गाइडेंस वाली बात है उनकी। हाँ, ये सारे हो गया। सो मोटा मोटी आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। अब बात कर लेते हैं, अगर इनका अभी आपका प्रेजेंट इनका मार्केट कैप देखोगे। अच्छा, इस पे एक बार मुझे जो गाइडेंस वाली बात को डिस्कस करना है, उसके लिए मैं ये खोल लेता हूँ। तो देखिए, नहीं, ये देखिए, FY 25 का कहाँ गया? हाँ, ये अगर आप FY 25 में देखिए ना, 3,100 करोड़ का इनको एबिटा हुआ है। जनरली ये लोग जो गाइडेंस देते हैं वो अपने एबिटा पे देते हैं। ठीक है, अब 3,123 करोड़ का इनको एबिटा का है। अब इस पे इन लोगों ने बोला है कि इस साल ये लोग अराउंड एबिटा करेंगे, तो वो 5,500 से 6,000 करोड़ के आसपास करेंगे। ठीक है, उसी पे अगर आप इनका जो पैट देखोगे ना, मैं इसी रेशियो में डिवाइड करता हूँ। मार्जिन को मैं उतना कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नहीं देख रहा हूँ, अभी मार्जिन में FY 25 वाला ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ना, तो इनका जो पैट ग्रोथ आता है ये लगभग 3,000 कितना आया था, आई थिंक 3500 करोड़, 3,400 करोड़ के आसपास आता है। तो उससे अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे, तो वो 24-25 के आसपास आता है। तो अगेन डिसेंटली वैल्यूड। अब यहीं पे मैं आपको इसको कंपेयर कर लेता हूँ एल्पेक्स से, सिंस उस वीडियो में आई थिंक मुझे याद नहीं है कंपेयर किया कि नहीं किया। तो वो वाली जो कंपनी है उसका प्रेजेंट पी आई थिंक 24 के आसपास चल रहा है। और वो लोग भी अपना जो रेवेन्यू और पैट है वो अराउंड 2x करने की बात कर रहे हैं। तो उसका पी देखोगे ना, वो भी 12 के आसपास चलता है। तो बट अगेन जो आपका वाड़ी है वो तो एक स्टैब्लिश प्लेयर है ना, तो वो भी डायरेक्ट कंपेरिजन सही नहीं होगा। सो ये सारे पॉइंट्स थे। तो ये तो मैंने वाड़ी के बारे में डिस्कस कर लिया। एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं प्रीमियर और वेबसॉल और मोस्ट प्रोबेबली ओलेक्ट्रा को डिस्कस करूंगा। ओलेक्ट्रा एक ईवी वाली थीम है, बट वो बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट वेबसॉल वेस्ट बंगाल बेस्ड प्लेयर है, जो कि मोस्टली DCR की तरफ काम करता है। और प्रीमियर एक अच्छा प्लेयर है, जो भी रैपिड पेस पर एक्सपेंशन कर रहा है। तो वो सब हम अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।